वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. अब चुनाव का आखिरी चरण, और वो भी उत्तर प्रदेश के ठेठ पूर्वी इलाके में, जिसे पूर्वांचल कहते हैं, वहां अब शक्ति परीक्षण का केंद्र है पूर्वांचल। पूर्विया वोटर, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, बनारस से, इसी इलाके से। यही इलाका योगी आदित्यनाथ के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है। गोरखपुर इसी के अंतर्गत है। इसी इलाके में गाजीपुर है, जहां मुख्तार अंसारी के परिवार का असर रहा है लंबे समय तक, और जहां आज इस बार के चुनाव में मुख्तार अंसारी और उसकी मौत एक मुद्दा है। और अफजाल को टिकट दी है समाजवादी पार्टी ने, मुख्तार के भाई को। इसी इलाके में भाजपा के तीनों सहयोगी दल के अध्यक्ष और तीनों पिछड़े वर्ग के नेता, अनुप्रिया पटेल, राजभर और संजय निषाद, उनका इम्तिहान। इसी उसमें यह भी तय होगा कि पूर्वांचल में गर्मी किसकी उतारेंगे वोटर, क्योंकि अब ये चुनाव गर्मी उतारने पर आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया मंच से कि योगी जी अच्छों की गर्मी उतारने के एक्सपर्ट हैं। तो अब किसकी गर्मी उतरेगी, किसको गर्मी चढ़ेगी? आसमान में तो सूर्य महाराज तपा ही रहे धरती को, नौतपा चल रहा है। यानी सर्वाधिक भीषण ताप वाले 9 दिन, उसमें ये वोट होने जा रहा है 1 तारीख को। तो लग रहा है कि राजनीति का आसमान से कंपटीशन चल रहा है, तपिश में। और योगी जी भी कह चुके हैं कि अच्छों की गर्मी उतार देते हैं हम, और मई और जून में शिमला और मसूरी बना देते हैं, का एहसास करा देते हैं। अब कहां शिमला बनेगा, कहां मसूरी बनेगी, कहां बाड़मेर होगा, राजस्थानी इलाका सूखा तपता हुआ, ये देखना होगा। पूर्वांचल वैसे भी बहुत राजनीतिक तौर पर बहुत जागृत इलाका है उत्तर प्रदेश का। वहां जातियों का घनघोर अभयारण्य है। वहां पश्चिम के मुकाबले गरीबी भी है। पश्चिम सरसब्ज है, तुलनात्मक रूप से पूरब पिछड़ा है। और पूर्वांचल लंबे समय तक खेत में, आपने सुना होगा, गेहूं, बाजरा, मटर बोने वाला काम, लेकिन पूर्वांचल की जमीन में बंदूकें बोई जाती रहीं, दशकों तक बम और तमंचे बोए जाते रहे। माफियाओं के वर्चस्व युद्ध का सबसे बड़ा अखाड़ा भी पूर्वांचल रहा है। इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ कह रहे कि अब माफिया नहीं रहा, मिट्टी में मिल गए माफिया। और इसीलिए प्रधानमंत्री पूर्वांचल में खड़े होकर कह रहे हैं कि माफियाओं के महल नहीं रहे, माफियाओं की मौज बंद हो गई। दंगे भी बंद हुए, दंगाई भी बंद हुए, क्योंकि पूर्वांचल ने इस दशकों झेला है भीषण खूनी संघर्ष, अपराध की खेती, समझ लीजिए, बारूद की खेती। तो उस इलाके में थोड़ी गर्मी तो ज्यादा रहेगी, स्वाभाविक है। अब चुनाव है,
माफिया निपट लिए, ना अतीक रहे न मुख्तार। और जो है माफिया वो शांत हैं, वो भी समझ गए कि शांति में ही भलाई, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो वो भी जानते हैं कि फिर मामला गंभीर हो जाएगा, और गंभीर होगा तो गमगीन भी हो जाएगा थोड़े समय बाद। तो अब गर्मी चढ़ेगी भी तो सियासत से ही चढ़ेगी, और उतरेगी भी तो सियासत से ही उतरेगी। हमारे साथियों ने इसी पर एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराया और फिर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्वांचल में किसकी गर्मी चढ़ेगी और किसकी गर्मी उतरेगी। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया। वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी। लोकसभा चुनाव के चक्रव्यूह का आखिरी द्वार सज चुका है। पूर्वांचल की बिसात पर आखिरी चरण में तापमान भी अपने चरम पर है, तो सियासी बयानों की तासीर भी बेहद गर्म है। इस मौसम में पीएम मोदी ने भी अपने गर्मी वाले बयान से सियासी गलियारों का माहौल गर्मा दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि योगी जी गर्मी निकालने के एक्सपर्ट बन गए हैं, लेकिन जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। कानून व्यवस्था और माफियाओं पर बुलडोजर की मार के मुद्दे पर पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। वहीं बलिया में सीएम योगी ने भी मुख्तार से लेकर तमाम मुद्दों को उछालकर फिर से पारा बढ़ा दिया। और याद करिए, जिन लोगों ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कृष्णानंद राय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। श्री श्याम शंकर राय उनके साथ में थे, रमेश राय साथ में थे, रमेश पटेल साथ में थे, मुन्ना यादव साथ में थे, अन्य लोग साथ में थे, सब मारे गए। और किस बर्बरता के साथ मारा गया था बहन और भाइयों, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पूर्वांचल की 13 सीटों वाले इस दंगल में दिग्गजों ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसी कड़ी में कुशीनगर पहुंचे अमित शाह ने भी विपक्ष पर करारे प्रहार किए। मैं आज इस कुशीनगर के मंच से 4 तारीख का परिणाम कहता हूं। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। विपक्षी गठबंधन के लिए भी पूर्वांचल में कठिन परीक्षा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा 9 सीटों पर और कांग्रेस 4 सीटों पर चुनावी किस्मत आजमा रही है। वाराणसी में डिंपल यादव और प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, तो अखिलेश यादव भी शिद्दत से सियासी मौसम बदलने में लगे हैं। कोई बीजेपी का नैरेटिव नहीं चलेगा। जो पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है,
ये सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, ये आरक्षण के खिलाफ हैं, ये जाति जनगणना के खिलाफ हैं, ये किसानों की खुशहाली के खिलाफ हैं। इन्होंने किसानों को मारने वाले को टिकट दी, इन्होंने पेपर लीक कराने वालों का साथ दिया, नौजवानों की पक्की नौकरी पक्की वर्दी पहनते थे वो आधी अधूरी की। ये न केवल देश को पीछे करना चाहते हैं बल्कि देश के लोगों को गरीबी में डालना चाहते हैं। बहरहाल 1 जून को होने वाले आखिरी और 7वें चरण के इस पूर्वांचल वाले रण में सभी दलों की परीक्षा है। पीएम मोदी और योगी के इस इलाके में बीजेपी के सहयोगी दलों पर भी खुद को साबित करने का दबाव है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन की भी बड़ी चुनौती है। अब इस गर्म मौसम में गर्मी सरीखे बयानों के बीच सवाल यह है कि पूर्वांचल किसके लिए बनेगा शिमला और किसके लिए रेगिस्तान का रण। यहाँ किसके मजबूत दिख रहे हैं समीकरण। तो नौतपा में पूर्वांचल किसके लिए मसूरी होगा, शिमला होगा और किसके लिए होगा बाड़मेर, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन उससे पहले हम मेहमानों का आपसे परिचय कराएं, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कुछ विज्ञापन है, जरा देख लीजिए, फिर मेहमानों पर आते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा दें। नावेद शिकोह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। नावेद शिकोह जी का स्वागत है। डॉक्टर ऋचा राजपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ऋचा जी का स्वागत है। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। उमेश यादव जी एसपी के प्रवक्ता, उमेश जी का बहुत बहुत स्वागत। नावेद शिकोह जी, नौतपा चल रहा है, 9 दिन सबसे ज़्यादा तपिश वाले। और मजे की बात देखिए, नौतपा शुरू हुआ 6ठे चरण की वोटिंग से और ख़त्म हो जाएगा 3 तारीख को, यानी 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो नौतपा ख़त्म हो चुका होगा। सियासत में भी नौतपा तब ख़त्म हो जाएगा भाई, जब वोटिंग ख़त्म फिर तो क्या फिर तो तपिश भी ख़त्म। लेकिन पूर्वांचल किसके लिए शिमला बनेगा और किसके लिए बाड़मेर, क्या लग रहा है? क्योंकि बाड़मेर में लोग अभी बता रहे थे कि वहाँ बोनट के ऊपर पापड़ रख दो तो पापड़ सिक जाए। तो किसी के लिए तो बाड़मेर बनेगा पूर्वांचल और किसी के लिए शिमला। क्या दिख रहा है नावेद जी? हाँ जी, देखिए ये बात गर्मी निकालने का डायलॉग योगी आदित्यनाथ जी का था विधानसभा चुनाव में, और ये बड़ा हिट हुआ था ये डायलॉग। और उसके बाद इस डायलॉग का में सफलता भी मिली थी। हालांकि हर एक इस तरह के जुमले जो चुनावी होते हैं उस पर एतराज किया है, लेकिन यही चुनाव में गति प्रदान करते हैं। भले ही ये ऑब्जेक्शनेबल हो, लेकिन चुनाव की सबसे बड़ी यूएसपी यही होते हैं, ऊर्जा यही पैदा करते हैं। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि हम गर्मी निकाल देंगे, और उसके बाद उनको सफलता मिली। देखिए ये आखिरी बिल्कुल निर्णायक चुनाव, ये अंतिम जो है पूरब का पूर्वांचल में जो चुनाव हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री की है, मुख्यमंत्री की है, यहाँ पर राज्य भर की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। यहाँ पर
निषाद की जुड़ी हुई है, यहाँ अनुप्रिया पटेल की जुड़ी हुई है, यहाँ गरीबी भी बहुत है, यहाँ बेरोजगारी भी बहुत है, और सरकार की एक बड़ी उपलब्धि भी है दिमागी बुखार को खत्म कर देना, जो दशकों पुराना था, एक बच्चों की मौतें होती थी। इस तरह एक पॉइंट और है कि जहां पर जाति भी है, यहाँ धर्म भी है, बाबा विश्वनाथ भी है, यहाँ भोले बाबा भी है, यहाँ जाति की राजनीति भी चलती है और धर्म भी खूब चलता है। यहाँ गंगा की सफाई की है प्रधानमंत्री कहते हैं उन्होंने, और यही पूरब की धरती पर माफियाओं की सफाई योगी आदित्यनाथ ने की है। ये भाजपा की उपलब्धियां भी हैं। एक तरफ गंगा साफ हुई है, दूसरी तरफ माफिया पूर्वांचल की जमीन से ही बुलडोजर चला है सबसे पहले। ये सारी उपलब्धियां हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ताकत है, जो चुनाव कहा जा रहा है कि जाति की तरफ बढ़ा है। तो अगर जाति की तरफ बढ़ा है और अगर ये कहा जा रहा है कि जो इनके सिपा सलार है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे निषाद हो, चाहे राजभर हो, चाहे पटेल हो, वो कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी बात है कि वो जाति की तरफ ना जाए, विकास की तरफ जाए, बुलडोजर की तरफ जाए, योगी के चेहरे की तरफ जाए, मोदी के चेहरे की तरफ जाए, धर्म की तरफ जाए, बाबा विश्वनाथ के धार्मिक के जो भावनाएं हैं और जो कॉरिडोर बना है शानदार बनारस में, उसकी तरफ जाए। लेकिन ये बात तय नहीं अभी हो पाई है कि वोटर आखिर किस तरफ जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि वो ऐसा पूरब की धरती पर हमेशा जाति का बोलबाला रहता है। अगर सचमुच इंडिया गठबंधन का जमीन पर जातिगत जनगणना और संविधान को बचाना और आरक्षण देना, अगर इस तरह की हवा चल जाती है सचमुच, तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की तो मैंने ताकतें गिनाई कि मोदी का चेहरा, योगी का चेहरा, योगी ने उसी पूरब की धरती से जो है वो माफियाओं का सफाया किया। नावेद भाई रुकना होगा, अभी दोबारा में आते हैं। अशोक यादव जी, क्या स्थिति है, किसकी गर्मी उतरेगी और किसको गर्मी चढ़ेगी? क्योंकि सियासत में जीत गए तो गर्मी चढ़ गई और हार गए तो उतर गई। क्या फिर तो कंबल ओढ़ो, घर बैठो चुप। अशोक जी नहीं जी, देखिए भाई, एक दोहा है, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन बहिबान। समय बलवान होता है। यही समय था 12 मार्च 2007 का। स्थान था लोकसभा, और व्यक्ति थे जो आज गर्मी के लिए उतारने के लिए जाने जाते। और किसकी गर्मी उतरी थी 12 मार्च 2007 के दिन? पूरा देश ने देखा। देखिए, समय के साथ साथ गर्मी चढ़ती है, गर्मी उतरती है, और जनता इतनी बड़ी बलवान होती है अमिताभ भाई कि सबकी गर्मी उतार देती। आज जिनके ऊपर गर्मी का इतना बोलबाला है, उनकी गर्मी 4 जून को उतर जाएगी, और शिमला जैसा माहौल वहां पे होगा भाजपा मुख्यालय में, पूरा देश देखेगा। ठीक है, और अगर इतना गर्मी उतारने का शौक है माननीय मोदी जी और योगी जी को, तो कुछ नाम मैं बता दे रहा हूं, उनकी गर्मी भी उतार देते। जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, और तमाम ऐसे जाति विशेष के माफिया जिनको संरक्षण मिला हुआ सरकार का, उनकी गर्मी जरा ठंडा कर देते अगर इतनी गर्मी उतारने का शौक है तो। क्योंकि उनको तो पोषित और पल्वित किया जा रहा है एक जाति विशेष के नाते। दूसरी बात, आज जनता आखिरी चरण के मतदान के दौर पे है, और जनता जान रही है कि उसको पेपर लीक से अगर निजात पानी है, महंगाई से निजात पानी है, अग्निवीर से निजात पानी है, तो उसको भाजपा की गर्मी को उतारना है। और जनता बखूबी 6 चरणों में गर्मी उतार चुकी है अमिताभ भाई, और 7वें चरण में इतना गर्मी उतार देगी कि बिल्कुल शिमला जैसा जो आप बात करें, शिमला जैसा माहौल भाजपा मुख्यालय। ठीक है, मैं एक बात कहूंगा कि जिसकी भी गर्मी उतरे, हौले हौले उतरे, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं बुखार एकदम उतर जाए तो भी मरीज की बचने की संभावना कम होती। वो कहते हैं धीरे धीरे उतरे, 105 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 100, ऐसे उतरे। ऐसा नहीं कि 105 से सीधे 98 हो गया तो निकल ही लेगा आदमी। इसलिए गर्मी धीरे धीरे उतरे, मैं ऐसी कामना करूंगा। और एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि कुछ नाम अशोक यादव ने गिनाए, गंभीर बात कहता हूं। दशकों बाद ये ऐसा चुनाव है पूर्वांचल की जमीन पर जिसमें सीधे तौर पर माफिया नहीं है। दशकों बाद हमने पूर्वांचल को एक विद्यार्थी के नाते, एक पत्रकार के नाते बहुत नजदीक से देखा है मित्र। बाकी जगह तो आलू, तुरई, लौकी बोई जाती है, गेहूं, बाजरा, ज्वार। पूर्वांचल में बंदूक बोते थे खेत में, और बम।
अशोक यादव को याद होगा, वहां कम से कम इतनी तो शांति हुई। हमें मालूम है वो 4 नाम लेंगे, लेकिन 4 नाम उमेश पाल जैसा कारनामा करें और फिर मुंह चाट के घूमे तो हमें बताइए, तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। जो 4 नाम समाजवादी पार्टी हमेशा लेती है, मैं कह रहा हूं इसमें 4 और जोड़ लो, 8 कर लो। वो जैसा वो एक था ना दृश्य देखा था, वो जैसे लड़की के विदा में सिक्के उछालते हैं, वैसे वो बम उछालना था। कौन था, गुड्डू बवाली क्या था, नहीं अतीक कचेला। ऐसा कोई दूसरा करे जिनके नाम अशोक यादव ले रहे, तो हम उनके भी खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मुकदमा चल रहा है, मुकदमे में तारीख भी जाओ, बाकी शांति से बैठो। जेल और जेल से जमानत, जमानत से फिर जेल, फिर जमानत, फिर जेल, ये करिए तो ठीक है। खुली जिप्सी पे अशोक यादव जी 100-200 पुलिस वालों को पीछे बांध के एक हाथ मूछ पर, एक हाथ LMG पर रख के नहीं घूम सकते। अब आप ये जान लीजिए, खुली जिप्सी पर 10-20-50 पुलिस वालों को पीछे बांध के ऐसे एक हाथ रख के दोनों टांगे आगे करके LMG लेके झंडे की तरह नहीं घूम सकते। ये अंतर आ गया पूर्वांचल में, बस यही अच्छा अंतर है। बाकी आपने 4 नाम लिए, मैं 14 और जोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं। सब पार्टियों के शांत कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये सूत्र वाक्य है, इसका स्वागत करना चाहिए। जो शांति से रहे सो ठीक है। खैर, ऋचा राजपूत, मामला अब गर्मी पे आ गया है और प्रधानमंत्री जी ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, डबल मोहर मार दी। कहा भाई जब से हमारे योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश का माहौल भी बदल गया, मिजाज भी बदल गया, मौसम भी बदल गया। और उन्होंने कहा कि हमारे योगी जी अच्छों की गर्मी उतारने के एक्सपर्ट हैं। तो गर्मी का मसला क्या है और किसकी गर्मी उतर रही है किसकी नहीं, इस पर तो आप जवाब देंगी। एक बात और भी है, केजरीवाल जी बड़ा सोच के ये चुटकुला लाए थे, सोच रहे थे शायद ये बिके, क्या नावेद। उन्होंने 3-4 बार उचक के इसकी कोशिश की कि बिक जाए, धराशायी हो गया। जब प्रधानमंत्री मंच से माइक पर बोल रहे हैं तो उसके बाद फिर कोई चुटकुला बचता है क्या? केजरीवाल तारीख दे रहे थे योगी के हटने की। खैर, ऋचा राजपूत, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 4 जून को भाजपा का दफ्तर गाजीपुर में भी और लखनऊ में भी और दिल्ली में भी शिमला मसूरी बन जाएगा, इनकी गर्मी उतर जाएगी। क्या मसला है? बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए। मैंने अभी अपने साथी प्रवक्ताओं की सारी बातें सुनी। देखिए, एक लाइन है ना कि सठे साठे समाचरित, तो पूर्वांचल उसके लिए एकदम फिट बैठता है। मुझे पता नहीं लगता है कि लोग अपने इतिहास को कैसे भूल जाते हैं कि अगर हम MY समीकरण छोड़ दें तो मुलायम सिंह यादव जी का क्या अस्तित्व रहा है। इन्होंने पूर्वांचल के जिलों में जो अधिकतर माफिया थे वो सब सपा पोषित थे, ये सबको पता है। और इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या है, सपा ने पहले बसपा के साथ हाथ में हाथ मिलाकर कहते नहीं गद्दी की तरफ वो बढ़े। जब ये बोलते थे मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। फिर उन्होंने बसपा को किस तरीके से तोड़ा और बसपा को तोड़ने के लिए ही इन गुंडों को पोषित किया गया। पूर्वांचल का इतिहास सबको पता है कि 2005 में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी में AK-47 लेके घुमा करते थे, अगर कोई अधिकारी उसकी शिकायत करता था तो रातों रात हटा दिया जाता था। सबको पता है कि लखनऊ के जो मुख्यमंत्री आवास था उसके तार किस तरीके से सपा के गुंडों से जुड़े हुए थे, सीधे, बीच में कोई अधिकारी नहीं आता था। कृष्णनंद राय जी की हत्या जिसने करी है उसको आपने टिकट देके चुनाव लड़वाया है। केवल किस लिए? हत्या किस लिए की गई? चोटी इसलिए काटी गई क्योंकि उन्होंने उनको चुनाव में हरवा दिया था। आप लोगों ने जो राजनीति की वो डर की राजनीति की और आपको ये पता था। आप केवल MY छोड़ दीजिए तो उसके अलावा जो भी जाति आती है, चाहे लोधी मानिए, चाहे पटेल मानिए, निषाद मानिए, चाहे जयंत चौधरी जी के मानिए, चाहे राजभर जी के मानिए, इनमें से कौन सी जाति का इन्हें समर्थन मिला? कभी भी किसी जाति ने इनको पूर्ण समर्थन के साथ सरकार में आने नहीं दिया। अगर इनके माफियाओं की गर्मी शांत की तो ये बहुत बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम से नहीं करी है, उन्होंने इसको धीरे धीरे शांत किया है। जब शांत होना शुरू हो गई तब इन्होंने 2017 के चुनाव में बोला कि गर्मी शांत करना हम जानते हैं।
अब बात आ गई है 2024 में, तो तारीफ क्यों ना हो भाई। जब गर्मी शांत है, शांति से बैठ के ये लोग सर्दी का आनंद ले रहे हैं, तो योगी जी की तारीफ तो होगी। आज इनको बुरा लगता है। ओबीसी पीडीए पे बात करने वाले कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल में जो आरक्षण खुलेआम जा रहा है, इस पे मुलायम सिंह या अखिलेश यादव जी की मौन चुप्पी है। इसका मतलब ये है कि ये हिंदू की, ओबीसी समाज की जातियों को अगर उनसे आरक्षण छीन के अल्पसंख्यक को दिया जा रहा है, तो उसका मौन समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान ना करे अगर कभी इनकी सरकार बनेगी 10-15 साल के बाद, तो ये ओबीसी का आरक्षण लेके विशेष वर्ग को दे देंगे। तो ये जो गर्मी शांत कर रहे हैं वो शांत हो चुकी है। अब 4 जून को जो ओले और बारिश के संग बौछार होने वाली है, उसका इंतजार करना है। ठीक है, मुझे लग रहा है सबको रूह अफ़ज़ा पीने की ज़रूरत है, और रूह अफ़ज़ा ना मिले तो गन्ने का रस तो पियो ही, कम से कम बर्फ़ डाल के, कुछ तो ठंडक आए। उमेश यादव जी, गर्मी के साथ साथ आपके नेता का इम्तिहान भी है, नहीं? और जैसे डबल इंजन की सरकार है, वैसे आपके नेता का डबल इम्तिहान है। घोसी में चुनाव भी इम्तिहान है, और पूरे पूर्वांचल में भाजपा को आप कितना लाभ पहुंचा पाते हैं, ये भी दबाव है, ये भी इम्तिहान है। आपका टाइम शुरू होता है अब। अभी आपकी किस्मत कि आपका इम्तिहान नौतपाम पड़ा, जब टेम्परेचर सीधे 45-46 डिग्री जा रहा है। उमेश जी। आदरणीय अमिताभ जी, मैं पिछले 15 दिन से लगभग घोसी में था। आज ही पारिवारिक कारणों से वापस आया हूँ, घर पहुंचा हूँ, और मैंने वहां महसूस किया कि पूर्वांचल की सारी सीटों पर जो भी वहां पर एनडीए के लोकसभा प्रत्याशी है, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की बेहद डिमांड है। और इसके पीछे कारण है कि देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, राजभर समाज का वोट कितना है, उनके समाज का वोट कितना, अलग विषय है, लेकिन उनका प्रत्येक बनवासी हो, भील हो, बिंद हो, केवट हो, निषाद हो, मल्ला हो, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनमें आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत जमीन पर उतर के काम किया है। तो पूर्वांचल की सारी सीटों पर वो एक बड़े प्रासंगिक नेता बन के उभरे हैं, और मैं वहां रह के लगातार उनको देख रहा था कि एक एनडीए का प्रत्याशी उनको बुला रहा, तो निश्चित ही उनकी एक बड़ी भूमिका है पूर्वांचल के क्षेत्र में। रह गई घोसी की बात, तो आप विश्वास मानिए कि कल्पनाथ राय जी के बाद मैं वहां गया, तो कल्पनाथ राय जी का एक बहुत बड़ा एक अपने आप में व्यक्तित्व वहां पर सुनने को मिला। मुझे लगता है कि वहां डॉक्टर अरविंद राजभर की जीत के बाद आदरणीय कल्पनाथ राय की धरती पर और विकास करने का काम अरविंद राजभर करेगा, और निश्चित ही वो 4 जून को चुनाव जीत के आ रहे, जो मैंने वहां पर रहकर महसूस। और निश्चित आप विश्वास मानिए, पूर्वांचल की धरती की लड़ाई हो, स्वयं भारतीय समाज पार्टी अथवा घोसी की धरती की लड़ाई हो, हम दोनों जीतों को एक बड़े रूप में दर्ज करें, निश्चित जी। नावेश शिको जी, मैं हर चुनाव में सुनता हूं कि भाई चुनाव पलट रहा है, कुछ लोग कहते पलट गया है ना, कुछ बताते जी अब स्थानीय मुद्दों पर चुनाव आ गया, अब जात पर चुनाव आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि जी जितने भी बुनियादी मुद्दे हैं, इन पर तो 1952 से लेके आज तक हर चुनाव रहा, जात हर चुनाव में रही, और आने वाले कितने चुनावों तक रहेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक तो हर चुनाव में रही। महंगाई, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये हर चुनाव में मुद्दा रहे नहीं? क्या कोई चुनाव इन मुद्दों से हटके हुआ? नहीं। तब इस चुनाव में नया क्या है? क्या माना जाए कि ये चीज नई है, ये कंपोनेंट नया है? नहीं, देखिए, जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जात हमेशा रही, धर्म हमेशा रहा, स्थानीय मुद्दे भी रहे, राष्ट्रीय मुद्दे भी रहे, लेकिन कुछ ये कहना है कि इस बार जाति के चेहरे देखे जा रहे हैं, कैंडिडेट की जाति देखी जा रही है। जबकि इससे पहले 2 चुनाव जो लोकसभा हुए, उस वक्त योगी और मोदी का चेहरा देखा जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो सभासद का चुनाव नहीं जीत सकते थे, वो जीत गए। वो किस जाति के हैं, किस धर्म के, कोई मतलब नहीं। मोदी, इस बार भी मोदी चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, और मैं मानता हूं कि मोदी ही चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ फीका पड़ा है मामला।
जाति के चेहरे, कैंडिडेट के जाति के चेहरे चल रहे हैं, खासतौर से यूपी में इस तरह की कुछ सीटों पे देखा गया। अब मैं मुख्य बात कहना चाहता हूं, जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और नेट टू नेट फाइट हो रही है और भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो सकती है, कहीं ना कहीं अब ये ऐसी स्थिति हो गई है कि भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार कई सीटों पर इंडिया गठबंधन दिखाई दिया है चुनाव में। वो बातें अपनी जगह हो सकता है सही हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि सवाल इस बात का है कि सबसे बड़ा दल कौन सा होगा। हम ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस 272 प्लस होगी। हम थोड़ी देर के लिए बहुत निराशाजनक भाजपाई के तरह से हम मान लें कि हम कोई भाजपाई अगर ये मानता है कि 272 से हम कम भी हो जाते हैं, तो भाजपा ये मान रहा है कि हमारे सहयोगी हैं, हमारी सरकार बन जाएगी। अगर बाय द वे बहुत बुरी स्थिति हो गई, जैसा कि कुछ लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही होगी और 272 प्लस उसको करना ही होगा बड़ी बुरी स्थिति में भी। तो ऐसे में हम इंडिया गठबंधन की सरकार की कल्पना अगर कर ले तो अच्छी बात है, कल्पना करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन बहुत बुरी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी 272 क्रॉस अगर अकेले नहीं भी कर पाती है, तब भी उसके सहयोगियों के साथ सरकार बना लेगी, ये तो 100% तय है। दूसरी बात, अब हमें देखना यह है कि ऐसी सरकार जो 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के कुव्वते बाजू पे रही, अपने सहयोगियों के ऊपर निर्भर नहीं रही। फायदा में थोड़ी देर के लिए मान लें कि कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सहयोगियों के सहयोग के साथ सरकार बनाएगी, तो वो सूरत देखने वाली होगी। वो जो 10 साल का मोदी का कार्यकाल रहा है वो, और ये अगर सरकार बनती है कयास के तौर पर, तो इसमें फर्क होगा। उसमें ये जो ओम प्रकाश राजभर, नीतीश, ये सब मतलब एक एक 2-2 सीटों वाले भी जो है चौड़े होके लगेगा कि सरकार चला रहे हैं। इससे पहले ये सरकार में थे, इनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, चाहे कोई हो। और ऐसे में एक मजबूत सरकार की कल्पना थोड़ी सी करना मुश्किल है अगर हम उस पैमाने पे चले। ठीक है नावेद भाई, ठीक है, ठीक है, वो 272 प्लस नहीं बना पाती। मेरी समझ ये कहती, जो बात नावेद शिको कह रहे, उसमें मेरी समझ ये कहती है, इतना दूर चिंतन मत करिए, इतना दूर चिंतन मत करिए। मैंने इस देश में एक सरकार देखी, नरसिंह राव जी ने शपथ ली माइनॉरिटी में, वो तो शांत वाले व्यक्ति थे, बोलते भी नहीं थे, धीरे धीरे चलते थे। क्या मोदी तो थे नहीं, वो भी माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आ गए बिना चुनाव कराए। ये मोदी है, वो कैसे आ गए थे? और राष्ट्र हित में, नावेद भाई लिख लो मेरी बात, बल तो ऐसा होता नहीं, मेरी समझ कहती है, मान लो आपकी बात माने हो भी जाए, तो राष्ट्र हित में दल की दल विलय हो जाते हैं, कितनी देर लगती है? कोई किसी पर डिपेंडेंट होगा नहीं होगा, ये तो बहुत हाइपोथेटिकल बात आ जाएगी। दल की दल भी तो राष्ट्र के हित में विलय हो सकते हैं, नहीं? और एक चीज, कार्यशैली को देखिए, नवीन बाबू की पार्टी ने और जगन रेड्डी की पार्टी ने राज्यसभा में पूरे 5 साल भाजपा का साथ दिया, मोदी सरकार का। क्या भाजपा उनके दबाव में आई है? नवेश जी को बताइए, क्या दबाव में आई? नहीं आई, ताल ठोक के चुनाव लड़ रही। आंध्रा में आपने देखा होगा कैसी लड़ाई मची थी चंद्रबाबू और जगन रेड्डी में, कि हमें ले लो, हमें ले लो, बीजेपी था ना, फिर बीजेपी ने अंत में चंद्रबाबू को चुना। ये भी परिस्थिति है, इसको भी देखो। खैर, अशोक यादव जी, कांग्रेस के लिए एक वो चल रहा है नैरेटिव कि भाई राहुल जी की आयु तक रह जाएगी कांग्रेस, या खड़गे जी की आयु तक जाएगी नंबर उसका, क्या? लेकिन खड़गे जी कह रहे हैं हम 300 जीत चुके हैं, अखिलेश जी कह रहे 400 जीत गए, 100 सीट का लोचा है अभी। लेकिन क्या स्थिति है? लोग ऐसा कह रहे हैं कि राहुल जी, कांग्रेस के बारे में सस्पेंस इस बात का है कि राहुल जी की आयु तक रहेगी या खड़गे जी की आयु तक जाएगी। देखिए, लेकिन चूंकि आपका मामला युवा का है सब, तो ज्यादा संभावना है कि युवाओं के चक्कर में राहुल जी की आयु के पास रह जाए कांग्रेस। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, आपने जब आयु की बात की तो जनता में एक परसेप्शन आयु को लेकर के, और वो आयु जनता करेगी जो 74 साल के माननीय मोदी जी हो गए हैं,
उस आय में जो उनके साथ इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही हैं, जो बोलना कुछ चाह रहे हैं बोल कुछ दे रहे हैं। कभी अभी कल उन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर दिया विपक्ष के नेताओं को लेकर। तो जनता में परसेप्शन है कि जो आय फैक्टर है, जो एज फैक्टर है, उससे ग्रसित है माननीय मोदी जी, और उसी वजह से उनकी मनोस्थिति थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई। तो जनता चाह रही कि इनको आराम की जरूरत है, और इसी आराम को देखते हुए, ध्यान में देखते हुए जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मूड बना चुकी है। नावेद भाई अभी कर रहे हैं 100% गारंटी। मुझे लगता है आज दिन भर इन्होंने टीवी पे मोदी जी का विज्ञापन कोई देख लिया होगा, मोदी गारंटी का जो झूठा वाला विज्ञापन चल रहा है, उसी से ग्रसित होकर के कह रहे हैं कि आज जो है भाजपा 100% गारंटी के साथ सत्ता में आ। दूसरी बात, अभी हमारी बहन ने बातें की माई को लेकर के कि यम वाई। आपको शायद फैक्ट नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में यम और वाई को मिला के कितना % होता है, और जो हमारा 2022 में जो स्कोरिंग था वो लगभग 35% का स्कोर था समाजवादी पार्टी का। तो यम और वाई को आप प्लस करिए कैलकुलेटर से, और वो जितना हमें वोट परसेंटेज मिला उसको देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी यम वाई की पार्टी है या सर्व समाज की पार्टी। दूसरी बात, आपने लगातार जो पिछड़ों दलितों का शोषण करने का काम किया, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती वालों का जो आपने लूटा आरक्षण पिछड़ों को दलितों का, वो क्या उसमें यम थे कि वाई थे? उसमें तो सर्व समाज के लोग थे, चाहे पिछड़े समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे। तो अगर आपकी नफरत जो है वाई के प्रति है या यम के प्रति है, ठीक है, वो नफरत आप अपनी रखिए, लेकिन कम से कम वाई और यम के अलावा जिनका आपने आरक्षण लूटा उसको तो वापस कर देती बहन जी, लेकिन वो भी नहीं करेंगी आप लगातार लगभग 350 IAS आपने बनाए लेटरल एंट्री के माध्यम से। उसमें कितने पिछड़े कितने दलित हैं? क्या उसमें सारे वाई थे कि सारे यम थे? उनका तो कम से कम आप ध्यान रखें। ठीक है सारे उसमें जो एक सिंगल अगर आप उसमें बता दें कि वो ओबीसी का है या एससी का IAS आपने बनाया, आप लगातार भारतीयों ने। अशोक भाई रिचा से पूछ लेते हैं, लेकिन मेरी जो सामान्य बुद्धि है, बहुत प्रगल्भ तो मैं नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा समझदार, लेकिन जो छोटी बुद्धि, उससे एक बात सवाल खड़ा होता है कि जब दलित, पिछड़े, मुसलमान, मजदूर, किसान, युवा, महिला सब भाजपा खिलाफ हैं, तो 14 से लेके और 22 तक भाजपा जीतती कैसे? जापान वाले वोट डाल गए थे कि हांगकांग वाले? हम मजाक करते हो आप लोग भी। आपको 35% मिले उसका तो आप छत पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हो, करे खड़पुड़ी बांटो, 35% मिले। खड़पुड़ी जानते हैं ना, पहले बटती थी जो महिला संगीत होता था, उसमें बताशे का बड़ा स्वरूप। बोले हमारा 35% वोट आया, और जिनका 45 आया उन बोले ये नकली हैं, हम 35 वाले असली, 45 वाले नकली। ये कोई मान लेगा? जिस मशीन से आपको 35% वोट मिला, उसी मशीन से तो इनको 45 मिला भैया। नावेद गलत कह रहा हूं? बोले इनका 45 बेकार है, हमारा 35 असली है, इसको समझो। ऐसा कैसे हो जाएगा? दलित और पिछड़े जिसके खिलाफ हो जाएं, लिख लीजिए मेरी बात अशोक बाबू, वो चुंगी का चुनाव नहीं जीत सकता। क्या? चुंगी का। इसका मतलब दलित और पिछड़े भाजपा के साथ हैं, उसके चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण ही ये है। कोई ठाकुर ब्राह्मण के जिताई सरकार में रहेगा कोई देश में? नहीं ना मुसलमान सरकार में ला सकते। दलित और मुस्लिम, दलित और पिछड़े। खैर ऋचा जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई दलित और पिछड़े और सारे किसान, मजदूर और सारे लोग खिलाफ आए, आपने आरक्षण भी दबा दिया लोगों का, इसलिए आपकी विदाई तय हो गई। विदाई तय हो गई तो पैकिंग शुरू करो फिर। जी, अर्जुन को पता चलेगा कि किसकी शादी की तैयारी हो रही है, दूल्हा कौन बनेगा और बहू बन के कौन वापिस जाएगा। दूसरी बात है, ये एक बात कह रहे कि आरक्षण की, तो मुझे बड़ा मतलब लगता है कि कम से कम आप या तो धो पोछ के एक नई पार्टी लेके आओ, तब जनता के बीच में जाओ। आपका इतिहास तो इस तरीके का है, जो आपके राम गोपाल यादव जी, उनकी बहू का नाम है ऋचा आलूवालिया, मेरे नाम से इसे मुझे याद है। इनकी परीक्षा 2013 में प्री पीसीएस की हुई थी, तो आपको पता है उनका केवल सेंटर इसलिए बदल गया क्योंकि वो घर से दूर था। तो आप अपने मन की जगह सेंटर देके तो पेपर करवाया करते थे, तो वो आज भी कहीं ना कहीं अधिकारी होंगी ना। अब वो किसके लिए काम कर रही है तो उसकी चिंता आप करिए। आपकी 2005 और 6 में 22,000 सिपाही भर्ती हुई थी, ये तो आपको याद है ना।
उसमें 70% किस जाति के आपने लोग भरे थे? मायावती जी ने इसको निरस्त किया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसको बहाल कर दिया, क्योंकि थोड़ा सहानुभूति होता है कि 3-4 साल नौकरी हो चुकी है, इसको बहाल कर देना चाहिए। और दूसरी चीज, सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहे जाते हैं अखिलेश यादव, और ये कह रहे MY समीकरण। आपने तो इस बार MY समीकरण को भी बहुत अच्छा समझा दिया। यादवों में केवल उनको टिकट दिया जो परिवार के हैं, बाकी किसी यादव को नहीं दिया। और अल्पसंख्यक में उनको टिकट दिया जिनके आपराधिक मामले हैं, चाहे वो आपके मुख्तार अंसारी के भाई हो गए, चाहे वो शफीकुर रहमान के पोते हो गए, उन्हीं को ही दिया है। बाकी लोगों को कितना अच्छा मैनेज किया कि दूसरी जाति का वोट आ जाने तो पहला फुसला के, तुम लोगों को तो बाद में हम गुंडागर्दी करना और जातिवाद करने के लिए खुली छूट देंगे ही देंगे। आप क्या स्थानीय मुद्दों की बातें कर रहे हैं? अगर आप क्या 58 साल से गरीबी हटाओ कर रहे थे, कितनी गरीबी आपने हटाई है? एक आपने गरीब को अकाउंट से तक नहीं जोड़ा है। हम लोगों ने कोई पक्के आवास पे तो आवास नहीं बना दिए ना, इसका मतलब आवास नहीं थे तभी तो आवास बनाए गए। आपने लोहिया आवास स्कीम तो बहुत अच्छी लाए, लेकिन पैसा कहाँ चला गया ये नहीं पता। जातियों की भागीदारी की बात करते हैं, आप बताइए, आपको पल्लवी पटेल छोड़ के चले गई, दारा सिंह चौहान छोड़ के चले गए, ओम प्रकाश राजभर छोड़ के चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए। आपके पास केवल कुछ जातियां बची हैं, कोशिश करिए बस उन्हीं को ही साधिए। और दलित समाज की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 3 दलित महिलाओं को कैबिनेट में रखा हुआ है। जो हमारे यहाँ संविधान का सर्वोच्च पद कहा जाता है, उसमें आदिवासी की बेटी बैठी हुई है, जो भारत की शान है। तो हम केवल कह नहीं रहे हैं, हम हर साल करके दिखा रहे हैं, इसलिए सर्व जाति का हम पे भरोसा बना हुआ है। दूसरा, अब इनके पास केवल वही है कि इनकी रैली में लाख घूसों की बौछार देखिए। एक दूसरे के राज्यों में जाके कहते कांग्रेस चोर पार्टी है, वो उधर कहते थे कौन है अखिलेश, जयंत चौधरी को चौन्नी बोलते। तो आप लोग तो हर जाति को बहुत अपमानित करते हैं। समाजवादी पार्टी, मतलब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्ष है तो सपा को मानना चाहिए, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी, जिसके बस्ते कोई लगाने वाला आज नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बस्ता भी लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन केवल 17 सीटें इसलिए दे दी कि कहीं दूसरा ओबीसी समाज का नेता तैयार ना हो जाए। तो ये जो लड़ाई समाजवादी पार्टी की, ये केवल उनकी पारिवारिक जमीन बचाने की है, नहीं तो विपक्ष नेतृत्व विहीन है, मुद्दा विहीन है। ठीक है ऋचा, अशोक यार, उमेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ने जब जैसे ही राजभर अलग हुए सपा से, उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने यू टर्न लिया और उसने कहना शुरू कर दिया कि 22 के हमारे जो नंबर आए 22 के इम्तिहान में, उसमें राजभर का कोई राई रत्ती योगदान नहीं। वो 35% केवल हमारे भरोसे आया, न उसमें पल्लवी कोई लेना देना है, न कृष्णा पटेल का, न राजभर का, न महान दल वाले का, किसी का नहीं। सबको भगाओ। आओ, आप कह दिया अजीत सिंह के लड़के का भी कोई रोल नहीं, अकेले हमारा है 35। देखिए, समाजवादी पार्टी का धोखा देने का इतिहास पुराना रहा। जब माननीय मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, आज जयंत चौधरी जी का आपने जिक्र किया, इसलिए मुझे याद आ गया उनके पिताजी को किस तरीके का धोखा दिया आप बहुत बेहतर जानते हो, और किस तरीके से वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। ये देखिए, वो उनके वंशानुगत रहा है, वो उसकी उस परंपरा को निभा रहे हैं। वो किसी का एहसान नहीं मानते, उनका अरिस्टोक्रेटनेस, उनका जो प्राउड है, उसी ने समाजवादी पार्टी को लगातार 4 चुनाव हराने का काम किया और ये 5वां हारने जा रहे हैं। पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव में भी उनका प्रदर्शन इस प्रकार से रहा है, आपने देखा है। तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोगों का शोषण करके, शोषण शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि इस मौके पर उनका प्रयोग कर लेते हैं। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस दिन अखिलेश यादव जी के साथ 2022 के चुनाव में टेबल टॉक करते हुए फोटो जारी हुआ, उस दिन से समाजवादी पार्टी का पारा, जैसे आप पारा का जिक्र कर रहे हैं इस समय, वो सप्तम पर पहुंचा अमिताभ जी। और उस फोटो के वायरल होने के बाद जो एक पूर्वांचल में 5 लाख से भी अधिक आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जो रैली कराई, उसके बाद अखिलेश यादव जी 47 से 111 और गठबंधन 125 तक पहुंचे हैं। आप विश्वास मानिए, पिछली बार यदि हम सब लोग एक साथ ना होते तो वो जो 47 उनके पास थी, 27 भी नहीं रह जाती। और वो सबका प्रयोग कर लेते हैं, हर चुनाव में लोगों को साथ लाकर उनको मौके पर छोड़ देते हैं। जब वो अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो उनमें कमियां नजर आने लगती हैं, सब में बुराइयां। आज पल्लवी पटेल जी में बुराइयां नजर आने लगी। अभी तक उनकी माता जी बुजुर्ग है बेचारी, उनको राजमाता कह के पुकार रहे थे, कह रहे थे, और उसका एक फोटो वायरल करते थे कि हम कितना सम्मान दे रहे हैं। तो कितना सम्मान दिया पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। उनकी धोखा देने की परंपरा है, वो उनकी आदत में है, एहसान फरामोश है।
ठीक, नावेद जी को अखिलेश जी ने सारा इलेक्शन नैरेटिव अपना पीडीए के इर्द गिर्द बुना है, लेकिन व्यवहारिक सच ये बताता है कि 22 में अखिलेश यादव के पास जो रेनबो था पीडीए का, मैं रेनबो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंद्रधनुष था पीडीए का लीडर्स का, वो उनको सब छोड़ गए 24 में। नहीं तो पीडीए व्यवहारिक तौर पर क्लिक नहीं कर पा रहा जमीन पर, पीडीए के सारे चेहरे आपको छोड़ गए। वो भी हाथ में लठ लिए महान केशव देव महान दल वाले नहीं, वो एक चौहान थे, वो भी लठ लिए घूम रहे, राजभर अलग भागी गए, पल्लवी पटेल अलग हो ही गई, कृष्णा पटेल अलग हो ही गई। फिर ये बात जमीन पर कैसे इस्टेब्लिश करेंगे अखिलेश जी कि हम पीडीए को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी थ्योरी पीडीए है नावेद जी को, क्योंकि प्रैक्टिकल तो बिल्कुल अलग है। अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि पीडीए के तौर पर जैसे विधानसभा चुनाव में उनका एक बड़ा एक कोलाज था, एक बड़ी सेना थी, उस हिसाब से कोई भी नहीं है इनके साथ। और जो पार्टी है, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और लेकिन उसकी तो नारा ही रहा जात की ना पात का मोहर लगेगी हाथ पे। कांग्रेस तो पीडीए की थीसिस में नहीं आती, वो तो इस किताब से ही बाहर है, सिलेबस से ही बाहर है कांग्रेस तो। जी जी जी, तो ये बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी का ये कॉन्फिडेंस है कि अकेले बूते पर वो सारी जातियों को साधेंगे। और उन्होंने एक टेक्निकली जो टिकट बंटवारा किया है वो इसी आधार पे किया है कि उन्होंने यादव समाज को कम टिकट दिया, मुसलमानों को कम दिया, और गैर यादव पिछड़ी जातियों के लोगों को उन्होंने चुनाव में ज्यादा से ज्यादा टिकट देकर अपने को खुद मुख्तार बना के, अपने को खुद डिपेंडेंट होके कि हमारे साथ में सारी जातियां आ जाएंगी, इस विश्वास के साथ वो चुनाव लड़े। लेकिन रिस्क है, इस बात में कोई शक नहीं कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे, और अखिलेश यादव जी के साथ में एक बहुत अच्छा वोट उनको पड़ा था। उसका कारण यही था कि वो कहीं ना कहीं उनके साथ में इन सब लोगों का साथ था। लेकिन अब कोई कॉन्फिडेंस इस बात का है? चलिए, हिम्मत मदद मर्दा, हिम्मत करो, ईश्वर मदद करेगा। लेकिन इम्तिहान का रिजल्ट आना अभी बाकी है कि पीडीए चला कि नहीं चला। अशोक जी, ये 5वां चुनाव है अखिलेश जी का, 14, 17, 19, 22, ये 5वां, क्या 5वां चुनाव? 4 चुनाव विपरीत चले जाए तो 5वें चुनाव पर परफॉर्मेंस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, नहीं? क्योंकि आपका जो कार्यकर्ता है वो भी टेस्ट करना चाहता है कि भैया देखें कुछ दम बची कि नहीं बची, कभी आएंगे सरकार में कुछ हमको भी माल मत्ता मिलेगा कि नहीं ना, वो भी चेक करता है। क्योंकि अब वो जमाना तो चला गया, टीवी पे आप कहो, चाहे ऋचा कहें, चाहे उमेश कहें कि नहीं हमारे पास समर्पित लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, वो हम सब जानते कौन किसके पास क्या है। क्या जो आदमी घर से निकला वो इस बात के लिए निकला भैया कोई व्यवस्था बनेगी तो इनकी पार्टी में रहेंगे, नहीं दूसरे के में चले जाएंगे। मेरे पास तो ऐसे ऐसे महानुभाव आते, बोलो भाई जब भाजपा से टिकट मिल जाए कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो अखिलेश यादव क्या भी सेटिंग है, बात बहन जी क्या भी चला रखी है, क्या नाम दे दूंगा मैं तो यहां। इसलिए वो सब मत बताइए इसके समर्पित समाजवादी कार्यकर्ता राम मनोहर लोहिया नहीं हो कोई, जिसका कोल्ड स्टोरेज चल रहा, वो कह रहा भाई साहब भाजपा वाले इस बात करा दो, मुझे धंधा करना है, सफाई में रह के और बर्बाद हो जाएंगे। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, ये इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम आप लेवल प्लेइंग फील्ड को देखते हुए मुझे भी उतना समय देंगे जितने हमारे 3 प्रवक्ता जो एक तरह से बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, मुझे नहीं नावेद जी को तो आप ही की तरफ है। हाँ चलिए, दो को मान लेता हूँ, 2 है। हाँ अच्छा, देखिए मैं अपनी बहन से निवेदन करूंगा, कृपया डिबेट के दौरान किसी के पर्सनल बहू बेटियों के ऊपर बात नहीं की जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा गंदी बात होती है, ये तुच्छता होती है। दूसरी बात, आपने कहा पुलिस भर्ती में कोर्ट ने मर्सी ग्राउंड पे छोड़ दिया। देखिए आपको थोड़ा सा इस सब चीजों को जानकारी होनी चाहिए कि कोर्ट में मर्सी ग्राउंड पे कोई डिसीजन नहीं होता है। वो उन्होंने रिक्वायरमेंट जो थी उसको फुलफिल किया था, सरकार का जो डिसीजन था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, और जो उनका फिजिकल था, जो उनकी दौड़ थी, सब कुछ उन्होंने बकायदे उस पर खड़े उतरे थे, कोई मर्सी ग्राउंड नहीं था। तीसरी बात आपने कहा, हमारे ओपी राजभर जी के यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं,
मैं अभी परसों आप ही के साथ डिबेट पे था, मैंने कहा है कि एग्जाम्पल दिया था क्रीपर प्लांट का, जिसको बिस्बेल बोलते हैं, कि उसका वजूद तब तक जीरो होता है जब तक कि वो किसी मजबूत पेड़ से ऐसे ऐसे लिपट के न खड़े हो जाए। वही स्थिति आज हमारे भाई की है। ये बिस्बेल हैं, क्रीपर प्लांट है, इनका वजूद शून्य है। ये अगर एक जिला पंचायत सदस्य सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नाम पे जिताते हैं तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ। दूसरी बात इन्होंने कहा एहसान फरामोश, अरे कौन एहसान फरामोश है भैया? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जितना दल बदलू तो मुझे नहीं लगता इस राजनीतिक इतिहास में कोई होगा। आज हमारे साथ थे पर योगी जी को गाली देते, योगी जी के साथ चले गए तो हमको गाली दे रहे हैं। तो किसका एहसान फरामोश और किसके साथ तरह के दिखाए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी कोई नेता पैदा हुआ होगा इस उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे। दूसरी बात है, देखिए तमाम बातें आपने कहा, एक उसमें पैटर्न होता है पैरासिटिक पैटर्न। पैरासिटिक मतलब भाई आप जानते होंगे परजीवी बोलते हैं, वो मतलब पैरासाइट टाइप की पार्टियां। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी और उनके बेटों की जो पार्टी है सुहेल देव समाज पार्टी, ये पैरासाइट पार्टी है, पैरासिटिक पैटर्न है। तो ये लोग क्या बताएंगे दूसरे के बारे में। और फिर मैं अपने मेन पैटर्न पर लौटता हूं, मेन बात जो आपने कहा। देखिए इस राजनीति में चाहे कोई भी दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, या वो कोई भी दल, जब तक जनता उसको अपना मानती है कि हमारा नेता है, तभी तक उसका वजूद है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अहंकार से ग्रसित होकर के कहेगी अब की बार 400 पार, कांग्रेस तो अपने राहुल गांधी की उम्र नहीं पार कर पाएगी, अखिलेश जी 4 नहीं पार कर पाएंगे। देखिए ये सारी चीजें अहंकार में बोली जाती है अमिताभ जी, और अहंकार ठीक है अशोक भाई, ठीक है, ठीक है, नहीं रहा, ठीक है, तो किसी का नहीं रहा, रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, आदि आदि किसी का नहीं रहा। हाँ, कौरवों का भी नहीं रहा, आदि आदि मुगलों का भी नहीं रहा, वो भी सब छोले बेच रहे उनके घर, पीढ़ियों वाले भी। खैर मैं एक बात कहूं, ये अहंकार की भाषा किसी को शोभा नहीं देती, सपा को भी शोभा नहीं देती कि कल जो आपके सहयोगी थे, जिनको आप माथे का चंदन बना के लगा घूम रहे थे, उनको आज आप कह रहे हो ये परजीवी है, ये बिस्बेल है, इनकी कोई औकात नहीं। ये भाषा होनी चाहिए क्या लोकतंत्र में? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं तो भूलता ही नहीं। मेरे साथ तो ईश्वर ने चिप ही ऐसी गलत लगा दी कि कोई चीज भूलते नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कितनी गाली दी, अखिलेश जी को नहीं, जब नेताजी थे तब उनको, जब मायावती जी के चरण छूते थे वो। मैं गिनाऊं, बताऊं? अखिलेश जी ने उनको गले लगा लिया, बोले चाचा आओ, हैं कुर्सी ग्रहण करो। चाचा ने कहा कि हम बच्चे को बनवाएंगे, हम जिधर गए उधर मुख्यमंत्री बनता है। अखिलेश जी ने कहा चाचा तुम्हें मेरी कसम जलपान करो। क्या? फिर चाचा भी चले गए। अब चाचा फिर खरी खोटी सुनाने लगे, चिट्ठी लिख गए। अब फिर चाचा आ जाएंगे तो फिर आप उनको हले नहीं लगाओगे क्या? फिर अकेले राजभर दोषी क्यों? मैं ऐसा और भी नाम गिना सकता हूं। तब अभी कितना दिन बीता जब अखिलेश जी ने कहा था ये धोखेबाज पार्टी है, भाजपा से मिली हुई पार्टी है कांग्रेस, और इसका अध्यक्ष चिरकुट है। कहा था ना। आज रोड शो कर रहे हैं, कल फिर चिरकुट कहेंगे 27 में। ठीक है, ये सियासत है मेरे मित्र, इसको काय को इतना जोर करो, दिल पे लो। राजभर कुछ नहीं है तो भाई साहब इतना कोई धर्मात्मा है अखिलेश यादव भी की पार्टी या भाजपा वाले, जो राजभर के जेब में कुछ नहीं है फिर भी राजभर को गाड़ी में बैठा घुमा रहे हैं। और एक बात कहूं अशोक बाबू, ये मेरा अनुभव कहता है, राजभर लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव से पहले अगर आपकी पार्टी में आ जाएंगे ना तो फिर भी सबसे आगे बैठेंगे अखिलेश यादव के साथ। क्या? और अखिलेश यादव अपने संबोधन में यही कहेंगे कि अब तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए हैं हमारे साथ, यही कहेंगे। इसलिए इतना कटु नहीं बोलो कि मामला गड़बड़ हो जाए। खैर, ऋचा राजपूत, गठबंधन कह रहा है कि भैया अब की बार 400 पार का अहंकार टूट जाएगा भाजपा का। देखिए, अहंकार तो करना भी नहीं चाहिए, चाहे आप कितनी बार भी सत्ता में आ जाओ, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है। तो ये तो मुझे, देखिए आपने बोला कि कार्यकर्ता कर्मठ होता है, ये सारी बातें चलती है, लेकिन सच में मुझे गर्व होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। आज जो अखिलेश यादव जी औरंगजेब की भूमिका निभा रहे हैं, आपकी पार्टी के नींव शिवपाल चाचा तो हैं,
पर मुझे मंच पे कहीं नहीं दिखाई देते। जिन जिन लोगों ने इनकी पार्टी को बनाया, उन्हीं लोगों को एकदम सिरे से नकारने का, सिरे से खत्म करने का काम ये समाजवादी पार्टी कर रही है। मुझे लगता है इसमें इनको चिंता करनी चाहिए। दूसरी तरफ जनता इतनी जागरूक है, उसको पता है कि आज उसे पीडीए के नाम पे किसी के परिवार की राजनीति बचानी है कि सर्व जातियों को सम्मान देने वाला, सर्व जाति को हिस्सेदारी देने वाली भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। आप लोगों के समय पे देखिए, मैं कोई धर्म की बात नहीं करती हूँ, लेकिन धर्म की बात तब आती है जब आप लोगों के शासन में 84 कोस परिक्रमा पे रोक लगाई गई थी। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुसंख्यक कितना सहिष्णु है। मतलब मैं जब पढ़ती हूँ चीजों को कि उस समय पे जो मंदिर के घंटों को लोग पुलिस वाले पकड़ के खड़े होते थे कि अजान के समय वो घंटी बज ना जाए। आपको क्यों लगता है कि क्या हम हिंदू होने के नाते हम धर्म से इतना कट चुके हैं? हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को शुरू से धर्म की उतनी जानकारी नहीं दी जाती है जो देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर कोई पार्टी राष्ट्र और धर्म के लिए काम कर रही है तो उसे करने दीजिए। मतलब किसी के नकारात्मक में आपको इतना नहीं पड़ना चाहिए। हमें याद है किस तरीके से आपने कन्नौज में रथ यात्रा रुकवाई है। जो कन्नौज से लड़ रहे हैं सुब्रत पाठक जी, वो एक साल उन पे रासुका लगा दी थी आपने इस चीज के लिए। तो जनता इतनी जागरूक है कि आज की तारीख में उसे गुंडा राज को वोट देना है कि बुलडोजर राज को वोट देना है। आज वो महिला सुरक्षा के नाम पे जो महिलाएं सुरक्षित होकर निकल रही हैं उसके लिए वोट देना है कि जहां पर महिलाओं के दुपट्टे खींचे जाते थे उनको वोट देना है। देखिए, जातिवाद से जनता बहुत बाहर आ चुकी है। आज की तारीख में चाहे आप कुछ भी बोले कि 4 जून को क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, तो मुझे लगता है सबसे पहले आप अपने नेतृत्व पे ध्यान दीजिए कि जिस तरीके से आप किसी को अमर बेल और ये बेल वो बेल बोल रहे हैं, इसी बेल के सहारे और इसी गठबंधन के सहारे आप चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी, क्या अस्तित्व है इनका? आप यहाँ पर उनका मौन समर्थन कर रहे हैं महिलाओं के मामले में। जो स्वाति महवाल जी के साथ किया, वहां आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाई देता है, वहां कहते हैं उनका व्यक्तिगत मामला है, वहां पर आप उनके माइक हटा लेते हैं, सामने से कहते हैं इससे जरूरी मुद्दे हैं, और जब ब्रजभूषण जी की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना है। तो देखिए, अगर बात कर रहे हैं तो बराबरी की करा करिए। तो आप लोग एकदम हार की तैयारी करिए और इस बार जनता सुशासन को लेके आने वाली है और योगी आदित्यनाथ जी दोबारा प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। मैं तो एक बात मानता हूं, अगर कोई पार्टी जीत रही है चुनाव और वो सरकार में है, दोबारा फिर उसको जनादेश रिन्यू हो रहा है, हो सकता है आज मेरी बात से समाजवादी पार्टी के मित्र नाराज हो, बसपाई नाराज हो, कांग्रेसी और दुखी हो जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य तो सत्य रहेगा। अगर जीत रही है नावेद बाबू, तो उसके साथ पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है, सवर्ण भी है, बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, औरत भी है, आदमी भी है, सब है, काला भी है, गोरा भी है। समझ गए हिंदी में? बाकी थिथरई है। बाकी क्या है? थिथरई कि किसान खिलाफ था, फलाना खिलाफ था, ठिकाना खिलाफ था। अरे भाई साहब, कि किसान खिलाफ हो किसी के, 60% तो किसान है, वो सरकार में आ जाएगा। और आपके साथ सब थे तो आप कहीं नहीं रहे। ये भी तो सोचो। बोले पूरा मोहल्ला हमारे पीछे था। बोले फिर क्या हुआ? बोले 2 लड़के आए हमको मार के चले गए। अरे भाई, फिर पूरा मोहल्ला आपके साथ कैसे था जब 2 लड़के आए आपके कंटा मार के चले गए? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे, मोहल्ले में आपके साथ कोई नहीं था। नावेद बाबू, गलत कह रहा हूं? गलत को ठोक देना। अगर 2 लड़के आए मोटरसाइकिल से, आपके 2 रैपट मार के चले गए और आप कहते हो पूरा मोहल्ला हमारे साथ है, नहीं। जनादेश की व्याख्या ऐसे नहीं हो सकती। जनता के वोट को अपमानित नहीं करिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 चुनाव केंद्र में और लगातार 2 चुनाव उत्तर प्रदेश में जीते, तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि इनसे पिछड़ा खिलाफ है, इनसे दलित खिलाफ है, इनसे ब्राह्मण खिलाफ है, इनसे ठाकुर नाराज है, इनसे सैनी नाराज है, इनसे लोधी नाराज है? अजब तमाशा है यार। जब इनसे सब नाराज है तो फिर ये चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? इसलिए आपकी गंभीरता, मैं इसलिए ही बात कर रहा हूं, आपकी गंभीरता खत्म हो जाती है। हमारी जेब के 10 रुपया बड़े हैं, दूसरे की जेब के 100 रुपया बेकार है। ये तो बात नहीं चलेगी ना। चुनाव में क्या होगा जनता जाने। मैं अनुमान भी लगा लूं, तब भी मैं सार्वजनिक तौर पर उसकी टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है जनादेश का अपमान है एक तरह से। वर्डिक्ट जजेस को ही अनाउंस करना चाहिए। जनता का जनादेश जनता ही के उससे आना चाहिए, सिस्टम से। हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जनादेश आ जाएगा तो मैं इसी बात पर कायम रहूंगा कि जो जीतेगा मैं कहूंगा इसको अगड़े पिछड़े दलित, पीडीए, सीडीए सबने वोट किया। ये जान लीजिए।
फिर मैं अगर मान लीजिए अखिलेश जी की पार्टी गठबंधन नहीं जीता तो मैं अशोक जी को बहुत विनम्रता से कह दूंगा कि अब आप ये मत कहिएगा कि पीडीए हमारे साथ है ना, फिर ये छोड़ना पड़ेगा कहना। भाजपा अगर नहीं जीती तो भाजपा को भी कहना छोड़ना पड़ेगा पूरा देश हमारे साथ है। ठीक बात है, गलत तो नहीं कह रहा भैया। और एक चीज और है, इस बात पर आपत्ति कि भाई 400 पार का नारा क्यों दे रहे हो, ये अहंकार है। ये बात शुरू से चल रही, पहले चरण से। मैं एक बात कहता हूं, कोई भी बच्चा इम्तिहान देता है, भले उसके नंबर कितने आए, लेकिन उससे पूछो बेटा कैसी तैयारी, तो कहता कि नहीं अंकल बहुत अच्छी तैयारी करो, इस बार टॉप करना चाहता हूं, टॉप करूंगा, ये बोलता है ना। तो हम उसको अहंकारी बोल के 2 थप्पड़ लगा दें, बोले अहंकारी है, ये क्यों नहीं कह रहा 33% लाऊंगा। कोई बोलता है ऐसा? नावेद जी, कोई बोलता है ऐसा? कोई युद्ध में खड़ा सैनिक ऐसा बोलता है? बोले क्यों लड़ रहे हो? बोले नहीं हम तो हारने और पिटने के लिए लड़ रहे हैं, क्या अभी मारे जाएंगे? कोई बोलता है ऐसा? नहीं ना। जब चुनाव है मित्र, तो इसमें आपको क्या समस्या है कि वो 400 कहें, आप 500 बोलो अपनी, कि हम 500 पार जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि ये ऋचा राजपूत आपके खिलाफ मुकदमा लिखा देगी, आपकी मर्जी, 500 बोलो, बस 600 मत चले जाना, क्योंकि 543 ही सीटें, 600 में लोचा हो जाएगा। इस बात को रावण और महिषासुर और लवणासुर तक, बाणासुर तक क्यों ले जा रहे हो कि ये 400 क्यों बोल रहे हैं यार? आप क्यों नहीं बोल रहे? मेरा तो सवाल आपसे कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हो और 33% का पर्चा लिए हो कि हम 33% के लिए लड़ने आए हैं, जस्ट पास। क्यों? कांग्रेस को भी कहना चाहिए कि हम मोदी नहीं, हम 400 पार करेंगे। 5 चरण तक तो आप बोले नहीं, 6ठे चरण में आके थोड़ा थोड़ा बोले। अच्छा, उसमें भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया अलायंस का, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते। आजकल तो लोग सत्यनारायण कथा में भी व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते, शादी ब्याह में भी बना लेते, ताकि सबको सूचना मिले। उसमें तय कर लेते कि भाई कितनी सीटों का बोलना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा 300, अखिलेश जी ने कहा 400। ये 100 सीटें कहां गई बीच में? इसीलिए मैं कहता हूं आपस में बात कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। भाजपा में किसी ने ये नहीं कहा कि 200, किसी ने 280, 200, 310, 340 ने 400 पार। तो ऋचा राजपूत से लेकर प्रधानमंत्री तक सबने एक ही नारा दिया, 400 पार। आपके यहां कोई 300 बता रहा है, कोई 325 बता रहा है, कोई 400 बता रहा है। आंकड़ा एक रहेगा तो ज्यादा विश्वसनीय लगेगा। आंकड़े कई हो जाएंगे तो घालमेल हो जाएगा मित्र। और पूर्वांचल, मुझे लगता है कि माफिया वहां एक बड़ा मुद्दा होता है इस बार, क्योंकि माफिया का दंश जितना पूर्वांचल ने झेला है उतना उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों ने नहीं झेला। ये पहला चुनाव है। इलाहाबाद को हम लोग पूरब का द्वार कहते हैं नावेद बाबू। तो वहां से अगर हम देखेंगे तो ना अतीक, ना अशरफ, ना मुख्तार, उन सबसे साफ है पूर्वांचल। ये पहला चुनाव है जिसमें ये कोई नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है जो जनता के मन से जुड़ता है, क्योंकि जनता किसी धर्म की हो, किसी वर्ग की हो, किसी बिरादरी की हो, वो नहीं चाहती कि ये गोली बंदूक और बम फेंकने वालों की संस्कृति चले। ये बड़ा प्रश्न है भाई। कोई चाहेगा कैसा कि ऐसी स्थिति हो? मुख्तार के समय में जो पूर्वांचल की स्थिति थी, या अतीक के समय में लोगों ने दंगे देखे, दंगों में प्रशासन की अकर्मण्यता देखी, अपराधियों के सामने नतमस्तक होता प्रशासन देखा। अगर उससे मुक्ति मिली है तो मुझे लगता है उस पर भी जनादेश जो आएगा पूर्वांचल का, उस पर हमको उसकी छाया भी दिखनी चाहिए। परिणाम आएंगे तो हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है विज्ञापन के लिए, जरा देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream.
The world comes together at Sharda University. So where are you? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए का नैरेटिव है, उसका सबसे बड़ा और सबसे सघन इम्तिहान इसी 7वें चरण में होगा पूर्वांचल में। और भाजपा का जो सामाजिक न्याय का जो एक नैरेटिव है, जो एक उपक्रम है, उसका भी सबसे बड़ा और सबसे सघन इम्तिहान यही होगा पूर्वांचल की ज़मीन पर। भाजपा के तीनों बड़े सहयोगी जो हैं, 4 हैं, उनमें 3 बड़े सहयोगी इसी इलाके से हैं और तीनों ओबीसी से हैं। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर। तो भाजपा की जो दलित और पिछड़ों की राजनीति है, उसका और अखिलेश यादव की पीडीए की राजनीति, दोनों का इम्तिहान इसी 7वें चरण में होगा, जिसको हम कहते हैं पूर्वांचल की ज़मीन। इसलिए मुकाबला बहुत ज़्यादा रोचक है, बहुत ज़्यादा तीखा है, कुछ मौसम के कारण, कुछ सियासत के कारण। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा। Admissions now